शिक्षाटन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली ये है क्या चीज? ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना फोर्स लगेगा, इस चीज का मेजरमेंट करता है। अब कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है तो हम देख लें। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस in vacuum is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 जिनके बीच में सेपरेशन जो है, डिस्टेंस जो है वो r है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा वो कितना होगा? तो कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक F इज प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस Q1 एंड Q2। मॉडुलस इसलिए लेते हैं कि यहां चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी कि Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, अट्रैक्शन होगा। Q1 नेगेटिव, Q2 नेगेटिव, रिपल्सन होगा। Q1 पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, रिपल्सन होगा। तो वैसे केस को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए कि यहां पर हमारे डिस्कशन में जो मेन एम्फेसिस है वो मैग्नीट्यूड को देखना है, नेचर ऑफ चार्ज को हम लोग अभी नहीं देखेंगे। तो जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन हो रहा है, वो इंटरैक्शन चाहे अट्रैक्टिव फोर्स के रूप में हो या रिपल्सिव फोर्स के रूप में हो, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? Q1 Q2 के प्रोडक्ट के मॉडुलस के बराबर। Q1 Q2 के प्रोडक्ट के मॉडुलस के बराबर, यानी कि Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर, ये उसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा। और तो जैसे Q1 Q2 का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, वैसे ही फोर्स भी बढ़ेगा। अगर Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दोगुना हो जाए तो फोर्स का वैल्यू भी दोगुना हो जाएगा। अगर वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाए तो फोर्स का वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट क्या है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। R क्या है? ये दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस है, कितना सेपरेशन है। तो यहां इस वेरिएशन से पता चल रहा है कि अगर R का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू स्क्वायर टाइम्स घट जाएगा। अगर R का वैल्यू दोगुना कर दें तो फोर्स का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। अगर R का वैल्यू हाफ कर दें तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब ये दोनों वेरिएशंस को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2, तब हमें क्या मिलता है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहां तक तो वेरिएशन है। अब ये वेरिएशन को अगर हम इक्वालिटी के स्टेटमेंट में बदलते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस Q1 Q2 अपॉन r²। अब इस
प्रोपोर्शनलिटी को हम अगर बदल रहे हैं इक्वेशन के रूप में, तो वहां ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है उसको डिनोट कर रहे हैं इस केस में के से, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब अगर हम लोग एसआई यूनिट में हम डिस्कस करें, तो एसआई यूनिट में, इन एसआई यूनिट k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k जो है एसआई यूनिट में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, और उसका वैल्यू जो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2, कूलम टू द पावर -2। अब सवाल उठता है कि ये रिजल्ट आ कैसे रहा है, हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम इक्वेशन 3 से k का वैल्यू निकालें, इक्वेशन 3 से क्या निकालें, k का वैल्यू, तो k का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, fr² अपॉन q1 q2। अगर इक्वेशन 3 से हम k का वैल्यू निकालें तो ये इधर आ जाएगा fr² और ये नीचे चला जाएगा q1 q2 मॉडुलस q1 q2। और इस इक्वेशन में अगर q1 का वैल्यू मॉडुलस q1 के वैल्यू q2 के वैल्यू के बराबर हो और 1 यूनिट हो, चार्ज क्या हो, 1 यूनिट ऑन ईच, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1 यूनिट ईच, यानी q1 का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, q2 का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, और दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी क्या है, 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट अगर डाल देते हैं इक्वेशन 4 में, तो उस केस में ये रिजल्ट क्या आता है, ये रिजल्ट आएगा आपको k इज इक्वल टू f, r की जगह 1 यूनिट ऑफ r का होल स्क्वायर, q1 q2, 1 यूनिट ऑफ q1 इंटू 1 यूनिट ऑफ q2। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है वो k, वो किसके बराबर है, f। अब f फोर्स है और r जो डिस्टेंस है उसको 1 यूनिट ऑफ r का स्क्वायर, और q का वैल्यू जो है 1 यूनिट ले लें, और q2 का वैल्यू जो है 1 यूनिट ले लें। और इसी एक्सप्रेशन को अगर हम लोग SI यूनिट में लेंगे तो r क्या हो जाएगा, 1 मीटर, q1 क्या हो जाएगा, 1 कूलम, और q2 क्या हो जाएगा, 1 कूलम। अब एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू कितना रहा है, k का वैल्यू, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। क्यों, तो f न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर यहां रहा है, और कूलम इंटू कूलम नीचे है, और फिर उसको ऊपर लिखेंगे तो कूलम टू द पावर -2। अब इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम and separated by a distance of 1 meter, the mutual force of interaction will be 9 into 10 to the power 9 Newton। यानी कि इस डिस्कशन से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस जिसमें आपको डिस्टेंस कितना है, पॉइंट चार्जेस 1 कूलम ले लें, दूसरा पॉइंट चार्ज q2 1 कूलम ले लें, और दोनों के बीच में अगर r 1 मीटर हो, तो उस कंडीशन में तो सिर्फ m की जगह 1 हो जाएगा, c की जगह 1 हो जाएगा, तो सिर्फ यूनिट के रूप में क्या रह जाएगा, आपको न्यूटन रह जाएगा। तो उस केस में जब 2 पॉइंट चार्ज 1 कूलम ईच और उसके बीच में कितना डिस्टेंस हो, 1 मीटर का डिस्टेंस हो, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस विल बी
9 इंटू 10 टू द पावर 9। उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा? 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन। और यही चीज हम लोग कूलम को डिफाइन करने के लिए भी यूज करते हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। अब ये डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चले इन एसआई यूनिट K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज? तो बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस और वैक्यूम, फ्री स्पेस और वैक्यूम। अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होता है? मीडियम इंडिपेंडेंट। दो पॉइंट मासेस के बीच में कोई भी मीडियम हो, मीडियम का असर ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटरमाइन करने में नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिटरमाइन करने में चार्ज के बीच में डिस्टेंस और वो दो चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम रखा हुआ है, ये भी एक फैक्टर होता है। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो एक फैक्टर को रुका रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल रिस्पांस ऑफ द मीडियम, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। यानी कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में किस हद तक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को वो मीडियम परमिट करने दे रहा है। अब इक्वेशन 5 से अगर हम एप्सिलॉन नॉट या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को निकालें तो 1/4 पाई K, और इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2 और कूलम स्क्वायर। क्योंकि K का वैल्यू क्या आ रहा है? यहां पर K का वैल्यू आ रहा है आपको, यहां पर K देख लेंगे आप, K का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है आपको 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। अब ये K जब नीचे चलाएगा तो न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2 और कूलम -2 है तो वो +2 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एसआई यूनिट में जो वैल्यू आता है वो क्या है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2 और कूलम स्क्वायर। ये जो है आपको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगले क्लास में हम लोग फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पर डिस्कस करेंगे।